नमस्कार क्लास 11th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 ले आए हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा रुक गया था, हेल्थ प्रॉब्लम। जी हाँ, अब से शायद भगवान से यही मन्नत मांगते हैं कि अब हेल्थ प्रॉब्लम ना आए, अब कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, और एकदम डेली जो है 2-2 वीडियो में लाया करूंगा, ये बात याद रखिए। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 30 मिनट मैक्सिमम लेंथ रहेगी वीडियो की। हाँ, ऐसे ही 2 वीडियो डालूंगा जिससे आपको भी आसानी होगा, क्योंकि 1-1.5 घंटा का वीडियो मेरे चैनल पर बहुत है और उस पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट देख ही नहीं रहा। क्योंकि मैं स्टूडेंट के लिए वो वीडियो बना रहा हूँ और स्टूडेंट तक पहुंच ही नहीं रहा है या स्टूडेंट देख ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा। इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आपके लिए भी सही रहेगा। बाकी अगर स्टूडेंट बहुत सारे जुड़े तो मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए, हेडिंग आप लगाना है क्या आपको, ये जी हाँ, आपको हेडिंग क्या लगाना है। हेडिंग में आपको लिखना है, क्या लगाना है, हेडिंग लगाना है, क्या है हेडिंग, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हेडिंग लगाना है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हमने फिजिकल देख लिया है पूरा, अब केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का देखो भाई। सबसे पहला बात, मैटर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस जो है इसकी बात होगी। क्या है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो देखो भाई, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि प्योर होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको बताया कि हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी। प्योर सब्सटेंस क्या होता है आओ बताते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्योर होगा। तो देखो भाई, मैं लिखूंगा, चू नहीं न रहा है, नहीं रहा है जो, तो हम यहां पर लिखेंगे सच सब्सटेंस, सच सब्सटेंसेस या सच केमिकल सब्सटेंसेस हम लिख सकते हैं। मैं सब्सटेंस को हटा के लिखूंगा सच केमिकल सब्सटेंसेस, सच केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस जो, सच केमिकल सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ मैटर, है ना, हैविंग कांस्टेंट कंपोजिशन। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। कांस्टेंट, हैविंग कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर उसके बाद समझाता हूं। मैटर हैविंग कांस्टेंट कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका मैं मतलब समझा देता हूं ताकि आपको भी समझ आ जाए। देखो, प्योर सब्सटेंस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो मैटर की फॉर्म में होता ही होता है, लेकिन उसका जो कांस्टेंट कंपोजिशन होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांस्टेंट, हैविंग कांस्टेंट कंपोजिशन। यानी आप कहीं भी चले जाओ इनका कंपोजिशन सेम रहता है। तो कांस्टेंट कंपोजिशन समझने की बात है, यानी आप कहीं भी चले जाओ कंपोजिशन आपको सेम मिलेगा, कंपोजिशन सेम मिलेगा। इसका मैं मतलब आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा देता हूं। सपोज आप एक आयरन का ब्लॉक लिए, एक आप आयरन का टुकड़ा ले लिए, उस आयरन के टुकड़ा में आपको आयरन के ही एटम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड के एटम आपको उसमें मिलेंगे, नहीं। आयरन के आपको अगर कोई टुकड़ा ले लिए, आयरन का कोई एक एलिमेंट ले लिए, उसके अंदर, आयरन के अंदर आयरन का ही एटम आपको मिलेगा। यानी इसके अंदर Fe, 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 कहीं भी चले जाओ आपको Fe के ही एटम मिलेंगे। कहीं भी चले जाओ आपको Fe के ही एटम देखने को मिलेंगे। तो वही बात बोल रहा है कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या, कि थ्रू आउट पूरे, मतलब उस सब्सटेंस में कहीं भी आप चले जाओ सभी का कंपोजिशन सेम रहता है, कांस्टेंट कंपोजिशन रहता है। कहीं भी चले जाओ आपको सेम एटम से ही मिलेंगे। ठीक है, तो उसी को बोलता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, प्योर सब्सटेंस। सिमिलरली आप गोल्ड में आ जाओ, सोना ले लो, सोना का एक टुकड़ा ले लो। ठीक है, सोने में क्या होगा, पूरी तरह से क्या होता है, पूरा उसमें एटम होगा सोना का ही, गोल्ड का ही, Au ही होगा। कहीं भी आप चले जाओ। ठीक है, वीडियो वगैरह सही चल रही है।
ठीक, समझ में आ गया। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आपको कट उट दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया प्योर सब्सटेंस। देखिए प्योर सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाता है ना, सबसे पहला होता है हमारा प्योर सब्सटेंस के दो टाइप। सबसे पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड होता है। तो पहले देखते हैं एलिमेंट क्या होता है, ठीक है भैया। एलिमेंट क्या होता है, देखो एलिमेंट क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। एन एलिमेंट लिखता हूं मैं, एन एलिमेंट इज अ, ठीक है मैं क्या लिखूंगा, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये भी प्योर सब्सटेंस का ही टाइप है ना। अभी बताया प्योर आई एम सॉरी, प्योर सब्सटेंस के दो टाइप, एक हो गया हमारा एलिमेंट और दूसरा हो गया हमारा क्या, कंपाउंड। अभी दोनों को हम करेंगे अभी बढ़िया से। पहले ये ले लेते हैं, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड, ठीक है, मेड अप ऑफ सेम काइंड, है ना, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड्स ऑफ एटम, ठीक है, which all have सेम, ये हैव है एच है, ठीक है, which all have same number of protons, which all have same number of protons in their nuclei, in their nuclei। क्या भाई इसका मतलब क्या है कि देखिए एक एलिमेंट जो होता है ना वो भी प्योर सब्सटेंस ही होता है और उसके अंदर जो एटम्स होते हैं सेम तरह के ही एटम्स उसमें पाए जाएंगे। और अगर सेम तरह के एटम्स है तो सभी एटम्स में प्रोटॉन की जो संख्या है वो भी सेम रहेगा उसके न्यूक्लियस में, है ना। प्रोटॉन की जो संख्या है न्यूक्लियस में सेम रहने वाला है। एक बार और बता दूं कि एलिमेंट जो है वो भी प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सेम तरह के ही एटम्स मिलेंगे। जैसे आयरन में आयरन के ही एटम्स, गोल्ड में चले जाओ तो गोल्ड के ही एटम्स, कुछ किसी दूसरे और एलिमेंट का एटम नहीं। जैसे आप कुछ भी चले, जैसे आप मैग्नीशियम में आ जाओ तो उसके अंदर सिर्फ मैग्नीशियम के एटम, ठीक है। एल्युमिनियम में आ जाओ तो सिर्फ एल्युमिनियम के ही एटम्स। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि सेम तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं और उसके अंदर यानी उसके न्यूक्लियस, हर एक एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है सेम होती है। आओ इसका एग्जांपल देता हूं। इसका एग्जांपल में अगर बात करोगे तो एग्जांपल में आ जाता है हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कैल्शियम, सोडियम, ईटीसी सारा, ठीक है। कोई दिक्कत, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दो एटम से मिलकर बना है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये दो एटम से मिलकर बना है, ठीक है, समझ में आया। अब दो एटम में हाइड्रोजन के अगर न्यूक्लियस में आप चले जाओ तो उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होगा ना, हर एक दोनों एटम। जैसे यहां पर H2 है, अब ध्यान से देखो, यहां पर मान लो हाइड्रोजन का पहला एटम और ये रहा हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ये H है और ये H, दोनों मिला के H2 बना रहा है, ठीक है। ये जो हमारा इसका न्यूक्लियस है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन इसमें और 1 प्रोटॉन इसमें होगा, ठीक है। तो यही बात मैं बोल रहा हूं कि एलिमेंट वो होते हैं जिनके अंदर सेम तरह के एटम्स होते हैं और सेम तरह के जो एटम्स है सभी के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। यही होता है एलिमेंट, ठीक है। बात करते हैं हम आगे। हमारा आगे बात हो जाएगा किसके बारे में, ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस के दो टाइप, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट हो गया, अब कंपाउंड की बात करते हैं कि भैया कंपाउंड क्या होता है। देखो भाई, अगर आप कंपाउंड की बात करोगे तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखूंगा कि सच सब्सटेंस, क्या लिखूंगा, सच सब्सटेंस मेड अप ऑफ मोर देन टू डिफरेंट, है ना, सच सब्सटेंस मेड अप ऑफ मोर देन 2 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स इन कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब इसका भी मतलब मैं समझाता हूं,
बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक तरह, अलग अलग तरह के, दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के केमिकल एलिमेंट से मिले हुए होते हैं, बने हुए होते हैं, और उनका जो रेशियो है वो फिक्स्ड रेशियो में होता है। फिर से बता दूं कि कंपाउंड जो है दो या दो से अधिक तरह के केमिकल एलिमेंट से बने होते हैं, और वो जो कनेक्टेड होते हैं यानी वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल देके, तभी तो आपको समझ आएगा। एग्जांपल जैसे NaCl, ठीक है, जैसे में हो गया आपका C6H12O6, है ना। अब समझो मेरी बातों को। देखो ये बोल रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक केमिकल एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, यानी दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, मतलब या तो दो एलिमेंट से मिलकर बने होंगे या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। देखो ये सोडियम एक एलिमेंट है और क्लोरीन दो एलिमेंट है, यानी ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये कंपाउंड है। देखो यहां पे ये कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन, यानी तीन एलिमेंट से मिलकर बना है, तीन अलग अलग तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये कंपाउंड हो गया। और ये बोल रहा है कि कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी ये जो कंबाइंड होते हैं इनका रेशियो जो है ना हमेशा फिक्स्ड होता है। कैसे, तो देखो सोडियम और क्लोरीन का रेशियो यहां पर क्या बनेगा, 1:1, सिंपल है। अब यहां पर देखो C6H12O6 का क्या मतलब रेशियो बनेगा, कार्बन यहां पे 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, तो यहां पर रेशियो क्या बनेगा, 1:2:1। अब ये जो रेशियो है ना ये कभी बदल नहीं सकता। आप ग्लूकोज कहीं से ले आओ, ये मान लो ये ग्लूकोज आपने बाजार में खरीदा और एक ग्लूकोज ले आए जो आपने कहां से ले आया, पाकिस्तान से ले आया, वैसे तो वहां होगा नहीं, फिर भी आपने ले आया कहीं से चोरी करके, तो दोनों का अगर रेशियो आप मिलाओगे ना, दोनों का अगर आप रेशियो मिलाओगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो सेम आएगा, फिक्स्ड रेशियो, तो यही कंपाउंड है। अब देखो NaCl नमक होता है, कॉमन सॉल्ट चाहे आप घर से लेके आओ, उसमें सोडियम और क्लोरीन की रेशियो 1:1 रहेगी, या आप कहीं से भी ले आओ, रेशियो सोडियम और क्लोरीन की 1:1 ही आएगी, यही कंपाउंड होता है। तो समझ में आ गया आपको, है ना। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड आपको बता दिया मैं। अब बात करते हैं एटम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट एटम के बारे में, क्या होता है एटम। ध्यान से देखो भाई, इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तभी समझ आएगा। एटम देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एटम, है ना। मैं इसको घेर देता हूं ताकि आप उधर लिख लो, नोट कर लो। एटम क्या होता है, देखो भाई, एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और वही जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वही एटम होता है। तो मैं यही बात को लिख दूंगा, एन एटम, है ना, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट होता है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट which takes part in a chemical reaction, मतलब यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब ध्यान से देखो, यानी एटम क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी एलिमेंट का, और यही एटम रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन के लिए। केमिकल रिएक्शन यही करवाता है, एटम की वजह से ही केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। और यह सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी एलिमेंट का। अब मैं बात करूं, यानी मैं अगर बात करूं ना, तो दुनिया का हर एक चीज एटम से ही तो मिलके बना है ना। मेरा शरीर भी एटम से मिलके बना है। ये देखो, ये जो रूम है इसमें ईंट, पत्थर और भी बहुत सारी चीजें हैं, बालू, है ना, सीमेंट, सारा एटम से मिलके बना है। अब जो कैमरा यहाँ पे लगा वो भी एटम से मिलके बना। भाई दुनिया का हर एक चीज एटम से मिलके बना है। तो एटम जो है ना आपको दिखेंगे नहीं, अपने आंख से नहीं देख पाओगे, बहुत ही हाई पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, और उसमें भी आप एक इंडिविजुअल एटम को देख नहीं सकते, अकेला एटम को आप देख नहीं सकते। यानी अगर आपको एटम को देखना है, मतलब तो आप ग्रुप, मतलब बहुत सारे ग्रुप एटम के रहेंगे, वो देख सकते हो, वो भी बहुत ही हाई पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। एक इंडिविजुअल एटम को आज तक देखा नहीं गया। तो वही बात मैं बता रहा हूं भाई, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, और यही एटम जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना
क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना कि इट मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ भाई, खोपड़ी में डाल लो इस बात को, है ना। खोपड़ी तो भैंस चढ़ने गया, तो भाई भैंस जो चढ़ा रहे हो इधर रहे, आ जाओ, ठीक है, रिटर्न आ जाओ, क्योंकि वहां आपका फ्यूचर नहीं है। समझ में आ रहा, फ्यूचर यहां है, भैंस मत चढ़ाओ। ठीक है, और भी बहुत सारा देखो मारकर घूम रहा है। तो हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई माइंड को ना इधर रखो, आपका माइंड मैं समझता हूं कि कहां घूम रहा है, अभी भी कहां घूम रहा है, तो माइंड को यहां लगाओ, ठीक है। हाँ, तो मतलब एटम जो है ना, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकता है। क्या बात हुआ है, क्या मतलब हुआ इस बात का, सर बताओ। देखो, एटम या तो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है या एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। एटम अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है या एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, कुछ एग्जांपल दूंगा तब समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल, जैसे मैं बहुत सारे एटम का बहुत सारे एलिमेंट का मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता हूं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, जैसे हमारा क्या हो गया, और लिखो सर, सल्फर हो गया, उसके बाद फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। अब देखो आप क्या है, क्या हीलियम के जो एटम है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इनका? बिल्कुल है। देखो हीलियम जो है He के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी एटॉमिक रूप में ये एग्जिस्ट करता है, तो मैं लिखूंगा यस, इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब होने दीजिए जो हो रहा है, ये तो कंप्लीट ही है। अब नियॉन, नियॉन का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, हाँ है, तो मैं लिखूंगा इट हैज डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। सल्फर का नहीं है, क्योंकि सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी आपको वीडियो थोड़ा झलफल दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लो। सल्फर जो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मैं लिखूंगा इट डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, वो समझ लेना। P4 का भी नहीं है, P4 का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। O2 का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लोरीन भी जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो समझ में आ रहा है कि एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब यहां पे कुछ केस में, और कुछ केस में अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं वही बात लिखा यहां पे कि एटम जो है अकेला एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, कुछ केस में किया, कुछ केस में नहीं किया। भाई आपके खोपड़ी में यह बात गई, कोई समस्या हुआ नहीं ना? इसको नोट करो। अब मैं इसको आपको नोट करने के लिए कहूंगा। ठीक है भाइयों, आपने लिखा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा। अब मॉलिक्यूल्स को भी समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है भाई, है ना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा सर एटम्स और क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल में। आओ सारा मतलब कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिखूंगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल, देखो भाई मॉलिक्यूल क्या होता है, मैं लिखूंगा इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से अधिक एटम से मिलके बने होंगे और जो कि केमिकली कंबाइंड होंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा अ ग्रुप ऑफ, इधर इससे लिख देता हूं, ग्रुप ऑफ मोर देन, या मैं लिखूंगा अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स chemically combined together is known as molecule। और इसमें एक बात और ऐड करना पड़ेगा मेरे को कि it must have
इट मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा, है ना। अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। इसका एग्जांपल दे देता हूं, क्या दे दूं, सबसे इजी वाला दे देता हूं, H2। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा Cl2, उसके बाद क्या, NaCl, उसके बाद क्या, उसके बाद मैं दे देता हूं H2O, उसके बाद C6H12O6। अब बहुत बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने ये लिख क्या दिया। अब मैं बताता हूं, सुनो। आपको तो मैं यहां पे बता ही दिया कि अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स, और या तो वो सेम तरह के एटम्स भी 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो भी मॉलिक्यूल्स होगा, या अलग अलग एटम भी होंगे तो भी मॉलिक्यूल होगा। आओ बताता हूं। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो कंपाउंड है, ये तो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट है। अभी आपने बताया कि अलग अलग एलिमेंट जो होगा सर वो तो कंपाउंड होगा, यहां भी देखिए अलग अलग एलिमेंट है। भाई आपकी समस्याओं को मैं दूर करूंगा, घबराए नहीं, ठीक है। अपना दिमाग इधर रखें तभी आएगा, ठीक है। ये तो समझ आ गया कि 2 या 2 से अधिक तरह के, मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से, मतलब एटम से मिलकर बना है तो ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल। यहां नहीं समझ आया ना बच्चों, यहां बताता हूं। देखो हुआ क्या कि देखो क्या बोला, मॉलिक्यूल वो होता है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए और सबसे छोटा यूनिट होना चाहिए। अब देखो यहां पर आप क्या करो, 1 kg NaCl ले लो। सपोज आपने 1 kg NaCl लिया, इतना होगा ये 1 kg NaCl। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। 1 kg आपने NaCl लिया, ठीक है, हाँ बहुत ही अच्छा, आपने 1 kg NaCl लिया। अब उस NaCl में जो उसके अंदर आप जाओगे तो बहुत सारे NaCl होंगे, बहुत सारे NaCl, बहुत सारे NaCl होंगे जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही NaCl के फॉर्म में उसमें करते हैं, तो वही तो मॉलिक्यूल हो गया ना। यानी अगर 1 kg आप NaCl लोगे, उस 1 kg NaCl का जो अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा वो क्या होगा, NaCl ही तो होगा, तो यही तो मॉलिक्यूल है भाई। सिमिलरली आप अगर H2O लेते हो, आप मान लो बॉटल के अंदर आपने, ये देखो ये आपने बोतल रखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको अच्छा नहीं बना, लेकिन मान लो ये बॉटल, इसके अंदर आपने वाटर भर के रखा हुआ है। केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। अब लो भाई, इसके अंदर H2O होता है, तो इसके अंदर बहुत सारे H2O होंगे जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में होंगे, यानी वो एग्जिस्ट ही H2O मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कर रहे होंगे। यानी इसके अंदर बहुत सारे H2O होंगे। तो मैं पूछूंगा इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है जिसका, यानी मैं वाटर लूंगा, मतलब 1 लीटर पानी लूंगा और उसमें बोलूंगा कि सबसे छोटा यूनिट बताइए, यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बताइए या सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताइए ये पानी में जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, तो वो H2O ही तो होगा, वही तो मॉलिक्यूल होगा। क्या, वही तो मॉलिक्यूल होगा। समझ में आया? एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल बता देता हूं। एक साल का बच्चा अगर आपको ध्यान में हो, मतलब यहां तो दिखा नहीं सकता, मैं ऐसे ही बता देता हूं कि 1 साल का बच्चा क्या खुद से मतलब डेली वेज का काम कर सकता है, खा सकता है, पॉटी कर सकता है, और भी सारा चीज नहीं कर सकता ना। उसको किसी और की जरूरत पड़ेगी वो सारा चीज करने के लिए, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो एटम हो जाएगा। ठीक है ना। और बहुत सारे एटम जो होते हैं वो डिपेंडेंट भी होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, वो मैं बात समझा। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या है, तो मॉलिक्यूल जो है, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, 18 साल का कोई लड़का है, तो वो तो अपना सारा काम कर सकता है, वो सारा काम कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता। 18 साल का लड़का जो है अपना जितना भी डेली वर्क है सब कुछ कर सकता है। हाँ, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे मैं ऐसे नहीं समझाता हूं, एकदम मस्त बात बताता हूं, रुको। 4 फैमिली है,
ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। मानो यहां पर 4 फैमिली है, ये है फादर, मैं लिख देता हूं एफ, और ये है मदर, और यहां पे मैं लिखूंगा ये है सन। ठीक है, मतलब 3 यहां पर जो है फैमिली है, फैमिली मेंबर है 3। अब मैं कहूंगा इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो आप क्या बोलोगे, सन। सन जो है छोटा होगा, और ये जो है इंडिपेंडेंट भी होगा कि अपना डेली वर्क ये काम कर सकता है ये। ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूं कि सबसे छोटा यूनिट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। तो वही बात मैं बोल रहा हूं इसमें कि सबसे छोटा होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है H2O के फॉर्म में। यहां भी ये इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट कर रहा है, और सबसे छोटा यूनिट इसका क्या होगा, NaCl, यही मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, बस समझ में आ गया। लेकिन एक और अगर इसमें बात करें, देखो ये मदर, ये फादर, ये मदर, ये छोटा बच्चा, ये फादर, ये मदर, और ये छोटा बच्चा, मतलब 1 ईयर का छोटा बच्चा। क्या ये खुद से अपना सारा काम कर सकता है? नहीं कर सकता, डिपेंडेंट है अपने माता पिता पे। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये छोटा यूनिट है, लेकिन ये अपने आप पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये एटम हो जाएगा। ये क्या है, ये एटम है। ठीक है, यहां पर वैसे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ये बात था प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, एटम और मॉलिक्यूल। अब अगले वीडियो में मैं बात करूंगा, देखो छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं, अगले वीडियो में मैं आयंस की बात करूंगा। उसके बाद आयंस में बात करने के बाद बात करूंगा कि किसी एटम में या किसी आयंस में या किसी कंपाउंड में आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड कर सकते हो, वो अगले वीडियो में। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इसको नोट करना है तो नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट कर लो, चलिए कर लिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।